नमस्कार। एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई कहानी हदें लेकर। ये कहानी मैंने 24 अक्टूबर 2002 को लिखी थी। प्रस्तुत है, वाचन कर रहा हूँ कहानी हदें। गुलाटी साहब जब भी आते घर में बाहर आ जाती। जैसे चंद्रमा के उदय होने से रात रोशन होती है, उनके आते ही सबके चेहरे प्रसन्नता से खिल उठते। दुनिया के रंजो गम अब इस कदर बढ़ गए हैं कि हर घर को मुस्कुराहट भरे चेहरों का ही इंतजार है। उन्हें सही अर्थों में विनोदवेत्ता कहना चाहिए। उनके हर बात में विनोद टपकता। स्वभाव से रसिया थे, बात से बात निकालते, रोते हुए को हंसा देते। घर का माहौल जब कभी गमगीन अथवा गंभीर होता एवं सौभाग्य से उस वक्त गुलाटी साहब आ जाते तो लगता जैसे सूखे में सावन आया हो। जब भी आते उनके साथ रस की फुहार आती। गुलाटी साहब अपने घर से थोड़ी दूर गुलाटी साहब हमारे घर से थोड़ी दूर हमारी ही कॉलोनी में रहते थे। स्वयं यूनिवर्सिटी में रसायन शास्त्र के प्रोफेसर थे एवं पत्नी आकांक्षा सरकारी अस्पताल में डॉक्टर। ऐसी जोड़ी तो हजारों में एक दिखती है। लोग देखकर जलते थे। विद्वान लोगों के हिस्से में लक्ष्मी कभी भूलकर ही आती है। भृगु महाराज ने लक्ष्मी कांता विष्णु की छाती पे लात क्या मारी, तब से लक्ष्मी का रूखापन विद्वानों एवं सज्जनों के प्रति आज भी बदला नहीं है। लेकिन गुलाटी साहब की तकदीर विधाता ने सोने की स्याही से लिखी थी। यहां तो मानो लक्ष्मी सरस्वती दोनों आकर पसर गई हों। दोनों को विरासत में अकूत संपदा मिली थी एवं प्रतिमाह दोनों के वेतन की मोटी रकम नदी के अनवरत प्रवाह की तरह बहती थी। आकांक्षा भी शिक्षा रूप गुण में गुलाटी साहब के बराबर थी। तिस पर मृदु व्यवहार एवं प्रखर बुद्धि उसके रूप में चार चांद लगाते। शादी किए 7 वर्ष हुए, परिवार अब 2 गुना था। बड़ा लड़का अभिजीत 5 वर्ष का एवं उससे 3 वर्ष छोटा बेटी मृदुला। बड़ा लड़का अभिजीत 5 वर्ष का एवं उससे 3 वर्ष छोटी बेटी मृदुला। बच्चे उनके जीवन में बाहर की तरह आए। दोनों ईश्वर की कृपा से माला माल थे। बस नजर न लगे ऐसे परिवार को। मैं अक्सर पत्नी राधा को आकांक्षा का उदाहरण देता। वह जब भी अधिक काम को लेकर उलाहना देती, मैं उसे घेरने के लिए आकांक्षा का हवाला देता। देखो, इतनी पढ़ी लिखी है, सुबह शाम अस्पताल जाती है, घर का काम भी करती है, प्रैक्टिस भी करती है एवं गुलाटी सबको प्रसन्न भी रखती है। क्या आसमान सिर्फ तुम्हारे सिर पर ही गिरा जा रहा है? नाम तो हमारा कृष्ण राधा है, पर हकीकत में प्रेम वहां बसता है। मेरा उत्तर सुनकर राधा की आंखें लाल हो जाती। तमक कर कहती, पराई थाली में घी ज्यादा दिखता है, अपनी बीवी सबको बासी लगती है। चुप भी करो। डॉक्टर, आकांक्षा के नाम से तुम्हारा रक्त क्यों जलता है? किसी से अच्छी बात सीखने में कोई हर्जा है क्या? तुम गुलाटी साहब से अकल क्यों नहीं लेते? कैसे अपनी पत्नी को सहेज कर रखते हैं, घर के काम में भी कितना हाथ बटाते हैं, फिर भी मुस्कुराते रहते हैं। पहले तुम उनके जैसे हंसमुख बनो, फिर मैं भी सुधर जाऊंगी। आपको तो शायद मालिक ने पैदा ही रूखा एवं रुआंसा किया है। जरा सा काम का क्या कह दिया, लगे भाषण झाड़ने। अरे बात तो कहनी ही पड़ती है। शहर में धुआं बंद करो, राजा जी की आंखें जलती है। यह भी कोई बात हुई? सारे दिन जली कटी सुनाते हो, जैसे कोई बांदी ब्याह के लाए हो। मुझे उसके उत्तर में दम लगता, पर पुरुष अपना अभिमान यूं थोड़े छोड़ते हैं। स्वयं को पराजित होते देख सीधा उसके मर्म पर चोट करता।
अब चुप भी रहो। जवान लड़ाने के अलावा भी तुम्हें कुछ आता है? आकांक्षा का चौथाई भी कमाकर बता दो तो मान जाऊं। बस इससे आगे उसकी हिम्मत न होती, इसका उत्तर उसके पास न होता। वह विवश चुप हो जाती। वो कौन सी आकांक्षा की तरह खुद कमाती जो रौब दिखाती। आर्थिक परतंत्रता स्त्री पराधीनता की जड़ है। पुरुष ने सदैव इस कमजोर नस से ही स्त्री को दबाया है। कौन सी खुशी थी जो राधा ने मुझे नहीं दी, पर औरत अपना कलेजा भी निकाल कर रख दे तो भी पुरुष का पाषाण हृदय नहीं पसीजेगा। पिछले कई दिनों से गुलाटी साहब हमारे घर नहीं आए। मैंने सोचा आज इतवार है, दोनों की छुट्टी है, मैं ही जाकर खबर ले लेता हूं। गुलाटी साहब से मिलना तो आम के आम गुठली के दाम वाली बात थी। उनसे मिलना भी हो जाएगा एवं उनके विनोदी स्वभाव का जरा आनंद भी ले लेंगे। खुल के हंसे भी बहुत दिन हो गए थे। अब तक तो उनके पास कई नई बातें इकट्ठी हो गई होंगी। गुलाटी साहब का घर मेरे घर से कोई 50 कदम पर होगा। मैं तुरंत पहुंच गया। घर क्या था, एक आलीशान बंगला था। बाहर लंबा चौड़ा गार्डन, तरह तरह के फूलों से लदे पौधे, रंग रोगन किए गमले, बीच में फुवारा छोड़ती संगमरमर में घड़ी स्त्री की मूर्ति, जैसे बहिश्त का बाग हो। गार्डन से ही दिखने वाले ड्राइंग रूम की शोभा भी उतनी ही निराली थी। 2 बड़े बड़े सोफा सेट्स, कीमती लटकते हुए फानूस, फर्श पर कश्मीरी कालीन एवं बड़े बड़े फूलदान। ड्राइंग रूम के आगे ही एक 6 फुट लंबा लकड़ी का नक्काशी किए पगड़ी बांधे चौकीदार जैसे जीवंत प्रहरी खड़ा हो। इतना शानदार ड्राइंग रूम कॉलोनी में शायद ही किसी का हो। खुदा ऐसे भाग्य सबको दे। पिछले जन्म में गुलाटी ने बहुत पुण्य किए होंगे। मैं गुलाटी साहब के घर में पहले कई बार आया हुआ था। ड्राइंग रूम खुला पड़ा था, पर वहां कोई दिख नहीं रहा था। मैं सहज रूप से ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ा एवं गुलाटी साहब को पुकारने ही वाला था कि बेडरूम से गुलाटी साहब एवं आकांक्षा की तेज आवाजें सुनाई दी। मैंने पच्छाप धीरे किए एवं कान तेज। दोनों में बहस क्या हो रही थी, युद्ध के नगाड़े बज रहे थे। नैतिक स्तर पर पड़ोसी के दुख से मुझे दुखी होना चाहिए, पर न जाने क्यों यहां मुझे सुकून मिल रहा था। सबसे पहली बात तो मुझे इस समझ में आई कि धोती में सब नंगे हैं, सभी मिट्टी के पुतले हैं। दुख मेरे ही घर में नहीं है, उसका विस्तार सर्वत्र है, यहां तक कि खिलखिलाकर हंसने वाले गुलाटी के यहां भी। राधा ठीक कह रही थी, पराए घर में सुख अधिक दिखता है। सभी लोग अपने बदबूदार गद्दों के ऊपर सफेद चद्दर लगाए हुए जी रहे हैं। हर फूल में कांटे हैं, सुख कहीं भी संपूर्णता में नहीं है। विधाता का बंटवारा निष्पक्ष है। अगर सुख भोगना है तो उसे उसके दोषों के साथ ही भोगना पड़ेगा। फूल से उसके कांटे अलग नहीं किए जा सकते। अब जन्मपत्री में कहीं तो राहु केतु बैठेंगे। बेडरूम के अंदर गुलाटी साहब एवं आकांक्षा के बीच विवाद चरम पर था। बस यूं कहिए झूठियां चल रही थी। दोनों अपने अपने दिल का धुआं निकाल रहे थे। लोग सही कहते हैं, जो जितना हंसता है उससे कहीं अधिक उसे रोना पड़ता है। इतने बुद्धिमान दंपति के बीच में ऐसा मत मतांतर। मैंने तो सुना था विद्या विनय की जननी है। होना तो ये चाहिए था कि इतने वर्षों का संबंध आत्मिक समरसता एवं इत्मीनान का रूप धारण करता, पर यहां तो उल्टा माजरा था। फलों को पककर जहां रसीला होना चाहिए था, वहां सड़ांध आ रही थी। दोनों एक दूसरे पर तर्कों के घूंसे दन रहे थे। कल रात तुम फिर देरी से आई।
मुझे तुम्हारा देर रात पार्टियों में पराए मर्दों के साथ जाना अच्छा नहीं लगता। घर की भी कोई मर्यादा है। बच्चे बड़े हो रहे हैं, लोग क्या सोचेंगे? तुम्हारे प्रमोशन के लिए क्या जरूरी है कि तुम अपने बॉस लोगों को पार्टियां दो? इन लोगों को मैं अच्छी तरह समझता हूं। अभी थोड़े दिनों में दाना बिखेरने लगेंगे। 2 दिन में सामाजिक प्रतिष्ठा धूल चाटते नजर आएगी। कहते कहते गुलाटी साहब का चेहरा लाल हो गया। भाड़ में जाए समाज, लोगों को जो सोचना है सोचने दो। अगर आप अपने बॉस लोगों के साथ रात पार्टी पर जा सकते हैं तो मैं क्यों नहीं जा सकती? अगर आपके स्त्री मित्र हो सकते हैं तो मेरे पुरुष मित्र क्यों नहीं हो सकते? आप कभी विश्वास नहीं करते, खाम का शक करते हैं। सिर्फ इसलिए कि मैं स्त्री हूं मुझे वो करने का हक नहीं जो आप करते हैं। नौकरी के अपने नियम हैं। अगर ऑफिस के काम से जाना है तो मैं जरूर जाऊंगी, और जिसके साथ जाना है जाऊंगी, चाहे वो स्त्री हो अथवा पुरुष। आकांक्षा ने बेझिझक उत्तर दिया। लेकिन सामाजिक मर्यादाएं बंधन भी तो उतने ही जरूरी हैं। उनकी अनुपालना भी करनी होगी। आकांक्षा, समाज किसी को कोई रियायत नहीं देता। हम भीड़ से अलग खड़े नहीं हो सकते। आज नहीं तो कल लोग जरूर कहेंगे। इस समाज में रहना है तो इसी समाज के नियम मानने होंगे। यहां रहकर अमेरिका के नियमों के हिसाब से कैसे जिया जा सकता है? आगे बढ़ने की लालसा एवं तृष्णा के चक्कर में हम हमारी संस्कृति से तो विमुख नहीं हो सकते। जरा सा बदनाम होते ही जीवन रेत के महल की तरफ बिखर जाएगा। ऐसे लोगों को दूर से ही सलाम करो तो अच्छा है। गुलाटी का स्वर कांप रहा था। यह कैसा समाज है जो औरतों को कोलू की तरह पीस डालना चाहता है? यह समाज है या भूत? अस्पताल में काम करो, प्रैक्टिस करो, घर में काम करो, बच्चे पालो, फिर पतियों की गुलामी करो। समाज के नियम उस जमाने के हैं जब आदमी हल चलाता था एवं औरत घर की 4 दीवारी में बंधी रहती थी। तब औरत निपट निरक्षर खूंटे से बंधी गाय होती थी। इतने युगांतर के बाद कल के नियम आज कैसे लागू किए जा सकते हैं? अगर औरत का कार्यक्षेत्र बदल गया है तो उसके प्रति समाज को दृष्टि भी बदलनी होगी। आदर्शों एवं स्वातंत्र की नई परिभाषा लिखनी होगी। क्या स्वातंत्र का अर्थ चारित्रिक खनन है? अपनी आत्मा से ईमानदारी से पूछिए, क्या मेरे वेतन के बिना इतने सुख आप पा सकते थे? सुख सुविधाएं तो आपको सहर्ष स्वीकार हैं, पर बदलने के लिए आप जरा भी तैयार नहीं। नौकरी करने वाले पुरुष में जो गुण आप डायनामिज्म के रूप में देखते हैं, उसे नौकरी करने वाली स्त्री में क्यों नहीं देखते? आकांक्षा और तीखी होकर बोली, तुम होश में बात करो। आजकल कुछ ज्यादा ही तेवर चढ़े हुए हैं। तुम्हारे वेतन की अतिरिक्त कमाई आती है तो तुम भी तो उन अतिरिक्त सुखों में हिस्सेदार बनती हो। मैं क्या अकेले ही तुम्हारी तनख्वाह हजम कर जाता हूं? ऐसा करो, तुम नौकरी छोड़ दो, मैं सब संभाल लूंगा। गुलाटी साहब ने आखिरी तीर डाला। तुम नौकरी क्यों नहीं छोड़ देते? मैं सब संभाल लूंगी। मेरा भी कोई व्यक्तित्व है, मेरी भी अपनी मानसिक क्षमताएं, मानसिक खुराक हैं। अगर आप एक निपट गंवारू घरेलू लड़की के साथ ही सुखी रह सकते थे तो एक डॉक्टर से शादी क्यों की? लड़की तो आपको शो पीस की तरफ पढ़ी लिखी कमाऊ चाहिए, पर नकेल में बंधी हुई। आकांक्षा कौन सा रुकने वाली थी, वरन आज वह भारी पड़ रही थी। गुलाटी साहब आकांक्षा के उत्तर से सख्ते में आ गए। ऊपर से नीचे पसीने से तर थे। डॉक्टर आकांक्षा के उत्तर सटीक, तर्कसिद्ध एवं सीधी चोट करने वाले थे। बाहर खड़ा मैं सोच रहा था कि जो व्यक्ति हर समय हंसता एवं हंसाता है, क्या उसकी अपनी जिंदगी में इतने दुख हैं? क्या गुलाटी ज्यादा स्मार्ट तो नहीं बन रहा? कभी खुद के भीतर भी झांक कर देखा है उसने? मैं चुपचाप ड्राइंग रूम से बाहर आया एवं डोर बेल बजा दी।
समय की नज़ाकत के अनुरूप यही व्यवहार मुझे उचित लगा। अंदर से गुलाटी साहब एवं आकांक्षा एक कृत्रिम मुस्कुराहट लिए बाहर आए। आकांक्षा तो मुझे नमस्कार कर चाय बनाने चली गई। मैं और गुलाटी वहीं बैठ गए। आज तमाम प्रयासों के बाद भी उनके मुख से मुस्कुराहट गायब थी। ऐसा लग रहा था वो रोना ही चाहते हैं, पर मुस्कुरा रहे थे। मुस्कुराहट एवं रुदन के मध्यांतर पर खड़ा उनका चेहरा उनकी अंतर्वेदना की कहानी कह रहा था। दरअसल मेरा आना उन्हें खल रहा था। मैं स्वयं अपनी स्थिति पहचान रहा था। वक्त का तकाजा देखकर मैंने बात बदलने की कोशिश की। आजकल आपके विभाग के क्या हाल हैं? नौकरी कैसी चल रही है? मैंने शांत स्वर में पूछा। नौकरी में क्या रखा है गर्ग साहब, खूब मेहनत करो और गिनकर पैसे लो। अजीब, प्रोफेसरी में ऐसा कहाँ है? आपकी नौकरी तो बादशाही है। 4-5 पीरियड्स लो और मस्त रहो। जवान बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते आप भी तो जवां दिल रहते हैं। यह धंधे में तो हर वक्त जान सांसत में रहती है। अजीब, वो जमाने गए, अब तो सरकार पूरा निचोड़ कर वेतन देती है। गुलाटी ने लंबी सांस भरते हुए कहा। और मिस सक्सेना के क्या हाल हैं? और मिस सक्सेना के क्या हाल हैं? मैंने अर्थपूर्ण मुस्कुराहट के साथ अंतिम पैंतरा डाला। अंतिम बात सुनते ही गुलाटी गुलाच खा गया। माथे पर पुनः पसीने की बूंदें चमकने लगी। चेहरे पर मुहर्रम छा गया। इतने में आकांक्षा ट्रे में चाय लाते नजर आई। गुलाटी ने मुझे तुरंत पास खींचकर कहा, यह नाम भी इस घर में कभी नहीं आना चाहिए। बस ये समझ ले, मेरी हत्या हो जाएगी। जब तक हमने चाय समाप्त की, गुलाटी का मन एक अकल्पनीय भय से भयभीत था। चेहरा धुले हुए कपड़े की तरह सिकुड़ गया था। दुर्बल आत्मा चेहरे की सारी कांति, स्थिरता एवं तेज हर लेती है। आदमी कितना ही चतुर क्यों न हो, ईश्वर हर बात पे कादिर है। जाहिर एवं पोशीदा हर चीज से खबरदार है। जो दूसरों को धोखा देते हैं वो इस बात से बेखबर होते हैं कि वो स्वयं को ही धोखा दे रहे हैं। आज से 3 वर्ष पहले शहर की एक होटल के कमरे से मैंने गुलाटी एवं मिस सक्सेना को देर रात निकलते हुए देखा था। अपने किसी ग्राहक से मिलने में वहां गया हुआ था। मिस सक्सेना 30 वर्ष की कुंवारी रूपसी थी एवं गुलाटी साहब के साथ ही उनके विभाग में काम करती थी। वह एक खुले दिमाग की बिंदास दबंग महिला थी। गुलाटी साहब उसकी रूप बगिया के भंवरे थे। जब भी मौका मिलता अथवा जब भी डॉक्टर आकांक्षा शहर से बाहर होती, दोनों कहीं ना कहीं मिल लेते थे। मुझे देखकर गुलाटी की हालत ऐसी थी जैसे कोई कर्मचारी रिश्वत लेते पकड़ा गया हो। बाद में गुलाटी ने स्वीकार किया कि पिछले कुछ दिनों से वह उसके इश्क में है। मुझसे वादा लिया कि यह बात मैं गोपनीय रखूंगा। एक सच्चे मित्र की तरह यह बात मैंने नितांत गोपनीय रखी, यहां तक कि मेरी हमराज राधा को भी नहीं बताई। एक तो राधा के पेट में इतनी पाचन क्षमता नहीं थी कि वो इतनी रसभरी बात को पचा पाती। दूसरे, फिर मैं आकांक्षा के हवाले से उसे कैसे छेड़ता। चाय खत्म होते ही गुलाटी साहब ने कहा, आओ यार, थोड़ा घूम के आते हैं, अंदर बहुत सफोकेशन है। मैं उनके मन की बेचैनी समझ रहा था। हम दोनों घूमने निकले। कुछ देर तो चुप रहे, पर चोर की दाढ़ी में तिनका कहाँ तक चुपता। गुलाटी साहब ने पुनः उसी प्रसंग को छेड़ा। यार गर्ग, आज तो तुमने होश उड़ा दिए। आकांक्षा यदि सुन लेती तो दुर्गत बन जाती। तुम भी कमाल करते हो यार, ये बातें भी कोई कहने की होती हैं? ये तो लाइफ के सीक्रेट्स होते हैं। मैंने तो ऐसे ही विनोदवश पूछ लिया था। आकांक्षा भाभी तो अंदर ही थी।
अरे यार, वो अंदर होती है तब भी उसकी आत्मा बाहर होती है। दीवारों के भी कान होते हैं। थोड़ा समझा कर। अगली बार भूल से भी ऐसा मजाक नहीं करना। तुम तो कई बार पांव के नीचे की चादर खींच लेते हो। उसके बाद कई देर तक गुलाटी मेरे बच्चों, उनकी पढ़ाई या मेरे गृहस्थी के बारे में पूछता रहा। आज मेरे धंधे के बारे में भी उसने बहुत रुचि ली। यही नहीं, अपने एक प्रशासनिक अधिकारी मित्र से मुझे सीमेंट का एक बड़ा ठेका दिलाने की भी बात की। मेरे मुंह को चुप रखने के लिए लड्डू ठूंसने का उसने भगीरथ प्रयत्न किया, पर मन में तो यही सोच रहा था, कहाँ ये कील पांव में चुभ गई। न जाने उस दिन ये शैतान कैसे टपक पड़ा। घर लौटते हुए मैं सोच रहा था, आदमी कितने डबल स्टैंडर्ड के साथ जीना चाहता है। अपनी स्त्री को लेकर तो वो इतना पॉजिटिव है जैसे वो उसकी संपत्ति हो। उसकी जरा सी स्वाधीनता उसके तन मन में आग लगा देती है। यही नहीं, स्त्री के सम्मान के प्रश्न को लेकर आदमी अप्रत्यक्ष रूप से स्त्री की गर्दन पर सवार हो जाना चाहता है, लेकिन स्वयं कभी आत्ममंथन एवं आत्मावलोकन नहीं करना चाहता। उपदेश देना जितना सरल है, आचरण उतना ही कठिन। वर्तमान में नौकरीशुदा स्त्रियों की गृहिणियों से भी अधिक दुर्दशा है। उनकी भूमिका दोहरी है। उन्हें नौकरी भी करनी है एवं अपनी हदें भी पहचाननी है। लेकिन आदमी अभी भी पुराने संस्कारों एवं रूढ़ियों में जकड़ा हुआ है। हम स्त्री को नौकरी करने की स्वाधीनता तो देना चाहते हैं, उसकी नौकरी से प्राप्त लाभ भी हमें सहर्ष स्वीकार हैं, पर उस व्यवस्था को नकारते हैं जो हमारे सोच में परिवर्तन चाहती है। पुरुष दोनों हाथों में लड्डू चाहता है। ये डबल स्टैंडर्ड्स कैसे चलेंगे? कब ये हदें बदलेगी? धन्यवाद।